नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। पिछले संस्करण को आपकी कई प्रतिक्रियाएं मिली, कई सवाल मिले, कई तरीके की टिप्पणियां मिली और उन सब ने हमको उत्साहित किया है, अभिभूत किया है और पूरी टीम आपकी आभारी है कि आप अर्थम को इतने ध्यान से देखते हैं और उसमें इतनी सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। आज हम आपको दुनिया के बाजार से थोड़ा दूर भारत के पड़ोस में ले चलते हैं, जहां पहले कई गए होंगे। हम में से कई लोगों ने वहां की यात्रा की होगी, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो बड़ा अनोखा है। ब्रिजवाटर्स के संस्थापक हेज फंड गुरु रे डेलियो को तो आप जानते होंगे, करीब $20 बिलियन की नेटवर्थ है उनकी। नसीर सवारिस का नाम शायद आपने सुना हो या ना सुना हो। इजिप्ट के सबसे समृद्ध औद्योगिक घराने के मालिक हैं, उनकी नेटवर्थ है करीब $9.5 बिलियन। टेक्सास और आयोवा में अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट चलाते हैं। एक नाम और सुन लीजिए, चैंगपेंग झाओ। हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो। ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस के CEO हैं, जिसका कारोबार करीब $16.8 बिलियन के आसपास है। इन तीनों में क्या समानता है, यानी रे डेलियो में और नसीर सवारिस में और बिनांस के CEO में क्या समानता है? ये तीनों ही अरबपति अमीरात और दुबई पहुंचने वाले सबसे नए ग्लोबल सुपर रिच में हैं। ध्यान देने की बात यह है कि तीनों ना तो भारतीय अमीर हैं जो भारत की औसत सुविधाओं से ऊब कर अपने पैसे के साथ दुबई में बस रहे हैं, न ये रूसी ओलिगार्क हैं, यानी जो सरकार की मदद से अमीर बने लोग थे, जो प्रतिबंधों के डर से पूरी दुनिया में भाग रहे हैं। ये खालिस पश्चिम के देशों में कारोबार करने वाले, वहाँ किस्मत चमकाने वाले और वहाँ की बेहद आरामदेह ज़िंदगी में रहने वाले सुपर रिच हैं, जिनके मुल्कों में वह सब पहले दशकों से उपलब्ध है जो अमीरात या दुबई या अबू धाबी या यहाँ के शहरों में अब आया है। मगर ये सुपर रिच अब अमीरात की आर्थिक आबो हवा में खुलकर खेलने जा रहे हैं। हाल में ही दुबई में 23 लाख रुपए में स्थायी निवास का वीज़ा मिलने की खबर उभरी और फिर गलत साबित होकर गुम हो गई। मगर इससे बड़ी खबर जो आई, जिस पर पूरी दुनिया को हैरत हुई, वो यह कि 2 दशक पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि तेल पर निर्भर संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE कहा जाता है, एक दिन लंदन, न्यूयॉर्क, ज्यूरिख जैसे विश्व के जो धन केंद्र हैं, समृद्धि केंद्र हैं, उनको टक्कर देने लगेगा। लेकिन अमीरों के ग्लोबल प्रवास और आवाजाही पर केंद्रित एक प्रतिष्ठित रिपोर्ट है हेनली ग्लोबल, जिसका ताज़ा संस्करण आया और उसने ये बताया कि 2025 में करीब 9800 धनवानों ने, जिनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, 9800 अमीरात को अपना ठिकाना बनाने जा रहे हैं, जो सिंगापुर और अमेरिका से भी ज़्यादा है। मध्य पूर्व की एक प्रॉपर्टी फर्म स्प्लेंडर प्रॉपर्टीज़ ने अपने अध्ययन में बताया कि ब्रेग्जिट के बाद, ध्यान दीजिएगा, इसे सुनिएगा, ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन से 16,500 धनवान बाहर चले गए और अमीरात या UAE उनकी पहली पसंद बना। बीती एक शताब्दी में पूंजी की आवाजाही ने कई रंग देखे हैं, मगर 1 दशक पहले तक ये अनुमान किसी को नहीं था कि एक पारंपरिक रवायती अरबी व्यवस्थाओं वाला अमीरात, जो हद से हद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब कामगारों का बाजार था, वहाँ कुछ ऐसा होगा कि दुनिया भर के अमीर वहाँ आने लगेंगे। गफलत में मत रहिए। यूरोप अमेरिका के सुपर रिच सुविधाओं, लग्जरी और बुनियादी ढांचे से खिंचकर यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ के होटल, यहाँ की सड़कें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर नहीं आ रहे हैं। बेहद गर्म आबो हवा वाले इस इलाके से बेहतर सुविधा वाले या उस जैसी सुविधा वाले दुनिया में कई शहर हैं और वे पहले से आकर्षक हैं। वह यूरोप, जिसके पास अटलांटिक के दोनों किनारों पर दुनिया भर के अमीरों को खींचने वाला चुंबक है, वो जिसका नाम स्विट्जरलैंड है, जो दोनों तरफ से अमीरों को बुलाता है। अगर वहाँ की पूंजी इस नखलिस्तान में आ रही है तो बात कुछ और ही है। आप में से भी बहुत से लोग दुबई गए होंगे घूमने, पर्यटन करने, उसकी चमक से चमत्कृत भी हुए होंगे, लेकिन यह चमक दरअसल पर्यटन की, होटल की, अच्छे बुनियादी ढांचे की, बड़े बड़े मकानों की, ऊंची इमारतों की नहीं है। असली कहानी या असली हैरानी यह है कि सन 2000 से पहले तक क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जो अमीरात के GDP में 90% का हिस्सा रखता था, वहाँ आज 75% GDP नॉन ऑयल सोर्सेज से आता है, गैर तेल स्रोतों से आता है। बीते 2 सदी में इस तरीके का बदलाव कहीं नहीं देखा गया। आपके दिमाग में सवाल होगा कि बीते 2 दशक में ऐसा क्या हो गया
जो अमीरात ने पूरी दुनिया की पूंजी को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जहाँ न चीन और वियतनाम जैसा कोई बड़ा औद्योगिक आधार है और ना ही भारत या ब्राज़ील जैसा बड़ा बाजार। हम आपकी हैरत समझ रहे हैं, दरअसल आप ही क्या पूरी दुनिया हैरत में है। जिस मुकाम को हासिल करने में न्यूयॉर्क को, लंदन को, सिंगापुर को करीब करीब आधी सदी लग गई, अमीरात ने वह 2 दशकों में ही हासिल कर लिया। कैसे? इतिहास की परतें खोलकर देखने पर पता चलता है कि अमीरात ने दुनिया से जितनी तेजी से सीखा वो शायद कम भूगोलों ने सीखा होगा। बीते एक डिकेड में अमीरात के शहरों ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो 19वीं और 20वीं सदी में 4 अलग अलग भूगोलों में हुआ था, और उन चारों प्रयोगों को अमीरात ने अब एक साथ अपना लिया। जैसे उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क का विकास 1823 में ईरी कैनाल बनने के साथ शुरू होता है। यहाँ इस कैनाल के बनने के बाद न्यूयॉर्क यूरोप से आने वाली पूंजी का, निवेश का गेटवे बन गया। ठीक ऐसा ही काम दुबई ने 1980 में किया जब जाबेल अली एयरपोर्ट शुरू हुआ। ये दुनिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा हार्बर है। अमीरात ने जरूर यह सिंगापुर और हांगकांग से सीखा कि कैसे भौगोलिक परिस्थिति को, ट्रांजिट को आधार बनाकर पूंजी को आकर्षित किया जाए और पूंजी के निवेश की ताकत बना जाए। सिंगापुर 1965 में जैसे ही मलेशिया से आज़ाद हुआ, उसने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाकर निर्यात, विमानन और वित्तीय सेवाओं की ट्रांजिट अर्थव्यवस्था बनानी शुरू कर दी। ठीक इसी तरह ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ाद होकर 1997 में जब चीन हांगकांग के पास पहुंचा, तो हांगकांग ने अपने हार्बर को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का केंद्र बना दिया। हांगकांग के बंदरगाह से पूरी दुनिया का ट्रेड होने लगा। तो दुबई और अबू धाबी ने ग्लोबल मार्केट में सिंगापुर और हांगकांग की तरह ग्लोबल एविएशन और समुद्री कारोबार का केंद्र बना लिया है खुद को, और आज वो दुनिया के सी ट्रैफिक के और एविएशन ट्रैफिक के ट्रांजिट हब बन गए हैं। इनके पीछे क्या है? इनके पीछे 100% विदेशी नियंत्रण की छूट है, टैक्स रियायत की कई तरीके की नीतियां हैं। ठीक इसी तरह एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 1913 में जब अमेरिका में फेडरल रिजर्व एक्ट बना तो ग्लोबल पूंजी न्यूयॉर्क पहुंचने लगी। अगले 2 दशकों में न्यूयॉर्क वित्तीय कारोबार का केंद्र बन गया। अमीरात ने यही काम, लगभग ऐसा ही काम जो न्यूयॉर्क ने किया था, वैसा ही काम 2004 में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाकर किया। इसी की बुनियाद पर 2021 में क्रिप्टो क्रांति की मेजबानी हुई है, जो अमीरात की सबसे बड़ी सफलता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। 1986 में मार्गरेट थैचर ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज की मोनोपोली खत्म कर दी और दुनिया भर के निवेशकों को लंदन बुलाया, और अगले 2 दशकों में लंदन सर्विसेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ठीक उसी तरह अमीरात ने अपने यहाँ वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी बनाकर कैपिटल कंट्रोल खत्म कर दिए, तो बिनांस और कारकेन जैसे जो ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो भी दुबई आ गए। अमीरात के एक वेल्थ मैग्नेट का, यानी अगर आप माने कि पूरी दुनिया में चुंबक बनने का सफ़र बड़ा सुनियोजित है। ये 30 साल की एक रणनीति का नतीजा है, जिसे हम इस ग्राफिक में आपके सामने देख सकते हैं। 2000 से पहले तक यूएई की 90% कमाई तेल से थी, वित्तीय ढांचा कमज़ोर था। 2004 में दुबई ने DIFC शुरू किया। इसमें अंग्रेजी कानून लाए गए, टैक्स फ्री जोन बनाए गए, और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ था। 2010 से 2019 के बीच अबू धाबी इकोनॉमिक विज़न आया, और इसका मकसद था कि तेल के बिना कैसे देश की कमाई बढ़ाई जाए। दुबई ने पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट को बढ़ाया। ये पहला चरण था उन सुधारों का, जहां पर दुबई की या अमीरात की फिनेंशियल भविष्य की आधारशिला या नींव रखी गई। 2018 में 5% वैट लागू हुआ। ये यूए का पहला टैक्स था जो बताता था कि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। 2019 में गोल्डन वीज़ा शुरू हुआ, और इसने पूरी तरह दुबई की तस्वीर दुनिया में बदल दी। दुनिया भर के निवेशकों, उद्यमियों, विशेषज्ञों को 10 साल की रेजिडेंसी या आवास की सुविधा दी गई। 2020 से 24 में 9% कॉर्पोरेट टैक्स लागू किया गया, जो OECD के वैश्विक न्यूनतम टैक्स नियमों के हिसाब से था, और ये मकसद था कि गैर तेल व्यापार करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया जाए, यानी GDP का 134%। अब 2025 में यूएई का लक्ष्य है कि 2031 तक GDP को दोगुना करके 3 ट्रिलियन दिरहम किया जाए, जिसे वी द UAE 2031 कहा जाता है। तो UAE का रूपांतरण 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, जब दुबई ने अपना रियल एस्टेट बूम देखा था। तब तक दुनिया इसे तेल के पैसे से बना पर्यटन केंद्र मान रही थी,
2000 के शुरुआती दशकों तक लोग मान रहे थे कि तेल के पैसे के कारण दुबई ने अपने रियल एस्टेट को बड़ा किया है, मगर सरकार की तैयारी कुछ और थी। पहले फ्री जोन बनाए गए, जिसे DIFC दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, इसके बाद 2010 के गोल्डन वीज़ा स्कीम आई, और फिर अमीरात ने अपना इकोनॉमिक विज़न बदलते हुए पूरी देश की व्यवस्था को बदल दिया। दुबई का असली बदलाव 2008 की वैश्विक मंदी के बाद शुरू हुआ। जो कोविड-19 और जो उस दौरान के भू राजनीतिक तनाव थे, रूस और यूक्रेन का युद्ध था, उसके दौरान और ज़्यादा तेज हो गया। यूरोप के टैक्स कानूनों में खासी सख्ती हुई और इसके बाद सुपर रिच अमीरात की तरफ मुड़ना शुरू हुए। अमीरात ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड बनाए और उसके जरिए निवेशकों को आकर्षित करना शुरू किया। आपके दिमाग में सवाल होगा कि बुनियादी ढांचा तो कई देश बना रहे हैं, वित्तीय सेंटर तो कई जगह हैं, मगर अमीरात में इतनी वेल्थ कैसे आने लगी? अमीरात को इतनी संपत्ति कहाँ से मिलने लगी? और वो इतनी संपत्ति कि यूरोप भी पीछे हो गया। आपका सवाल जायज़ है, इसे गहराई से समझते हैं। आइए आपको और आश्चर्य में डालते हैं। ये मैप जरा देखिए, ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स की रैंकिंग का मैप है और ये 2025 की रैंकिंग है। क्या आपको ये पता था कि दुबई दुनिया का 12वां सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है और फिनटेक रैंकिंग में 5वें नंबर पर है? जरा ध्यान से देखिए कि दुबई के पीछे कौन कौन है। वित्तीय सेवाओं और पूंजी के कारोबारों का पुराना केंद्र टोक्यो दुबई से 10 अंक पीछे है, रैंकिंग है 22। बीजिंग की रैंकिंग है 20। पूंजी के जो ऐतिहासिक मैग्नेट हैं जिनेवा, ज्यूरिख और पेरिस, वो कहाँ रह गए हैं और दुबई कहाँ है? बोस्टन, मॉन्ट्रियल, सिडनी, मेलबर्न कितने पीछे हैं? अमीरात को यूरोपीय अमीरों की पसंद बनाया है कुछ खास कारणों ने, जो हेनली वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट, UAE सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट, DIFC अथॉरिटी की रिपोर्ट और नाइट फ्रैंक वेल्थ की ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं और इन्हें क्रम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है टैक्स में बचत। UAE में ना तो आयकर है और ना कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजी लाभ कर। ये जो उच्च संपत्ति वाले परिवार हैं उनको अपनी विरासत, अपनी लेगेसी और निवेश सुरक्षित करने का शानदार अवसर देता है। जरा इस टेबल में यूरोप के पुराने वेल्थ केंद्रों से दुबई की या UAE की टैक्स नीति का अंतर समझिए तो हमें समझ में आएगा। UAE, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और UK के टैक्स का अंतर आपके सामने इस टेबल में दिखता है। शीर्ष आयकर दर 0% है, स्विट्जरलैंड में 44% है, UK में 45% है, सिंगापुर में 24% है। कॉर्पोरेट टैक्स केवल फ्री जोन में तो कुछ नहीं है, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। वो भी अगर आप सिंगापुर से देखें, सिंगापुर स्विट्जरलैंड से देखें तो बेहद कम है। वेल्थ टैक्स नहीं है। रेजिडेंसी की आवश्यकता 500 से $1 मिलियन की संपत्ति या व्यवसाय पर है। इसकी तुलना में सिंगापुर में ज़्यादा कठिन शर्तें हैं और UK में भी ज़्यादा कठिन शर्तें हैं। डिजिटल एसेट्स के लिए दुनिया का सबसे अच्छा ढांचा है। सिंगापुर में डिजिटल एसेट्स के लिए रियायतें नहीं हैं। स्विट्जरलैंड थोड़ा तटस्थ है। UK में अब एक नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। जोखिम भी है थोड़े से भू राजनीतिक तनाव को लेकर, लेकिन दुबई ने पारंपरिक सेफ हेवन से अपने आप को कैसे अलग किया है ये हमें इस टेबल से दिखाई देता है। इस टैक्स व्यवस्था का नतीजा ये हुआ कि 2024 में अमीरात में $4 बिलियन का फिनटेक निवेश आया, जो पिछले साल से 17% ज़्यादा है। दुनिया से तटस्थ रुख के कारण अमेरिका और चीन के तनाव के बीच, यूरोप की अस्थिरता के बीच UAE ने खुद को एक बिल्कुल तटस्थ देश के रूप में पेश किया। और आपको जानकर हाल के घटनाक्रमों में इस तटस्थता को देखकर आश्चर्य ज़रूर हुआ होगा कि इजराइल और ईरान की ताज़ा जंग में UAE ने अपने आप को बिल्कुल किनारे रखा, क्योंकि अपनी तटस्थता को ही उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पूंजी आकर्षित करने का आधार बनाया है। ब्रिक्स में शामिल हुआ, यूक्रेन रूस की वार्ताओं में मध्यस्थता की और इस आधार पर ग्लोबल कूटनीति में UAE की एक दूसरी पहचान बनी, जो न केवल सुरक्षित धन का स्रोत गंतव्य है, बल्कि वहाँ कारोबार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से सुरक्षित है। दुबई की एक और ताकत है कि उसने अपने भविष्य के लिए डिजिटल मनी का एक ढांचा तैयार किया। डिजिटल मनी का जो नियामक है वारा, वो दुनिया का पहला बड़ा नियामक है जिसने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस दिया है। इसके अलावा दुबई की ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्ट परियोजना, जिसमें 2030 तक करीब 25% सेल्फ ड्रिवन वाहन होंगे। सोलर पार्क जो बनाया जा रहा है, जो हर साल करीब 6.5 मिलियन टन CO2 की कटौती दिखाता है। इन सारी व्यवस्थाओं ने
पूंजी को आकर्षित करने का आधार बनाया है। गोल्डन वीज़ा के बाद अब ई स्पोर्ट्स वीज़ा, कंटेंट क्रिएटर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी रेजिडेंसी देना शुरू हो गया है दुबई में। संपत्ति में निवेश से भी रेजिडेंसी मिलती है और इसलिए 2025 में अकेले दुबई में 7,100 सुपर रिच बड़े पैसे वाले लोग आने वाले हैं। चूँकि जीवन शैली सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित है, विदेशियों के लिए शरिया से अलग उत्तराधिकार के कानून बनाए गए हैं। पाम जुमेरा से लेकर रास अल खैमा में के रिजॉर्ट्स तक यूएई अमीरों को की लग्जरी ज़िंदगी की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है। ताज़े जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से दुबई में अब करीब 81,200 करोड़पति और 20 अरबपति रह रहे हैं। आपके दिमाग में सवाल होगा कि कौन इतना पैसा अमीरात को भेज रहा है, अमीरात के पास क्या है जो इतने पैसे को आकर्षित कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं इतने सुपर रिच। यूरोप से अमीरों का अमीरात आने की सबसे बड़ी वजह है यूरोप के टैक्स के स्ट्रक्चर को, और जिन देशों से यूरोप के देश के लोग आ रहे हैं। इस टेबल में देखिए, यूके में से करीब 2024-25 का आंकड़ा है, यूके से करीब 16,500 लोग आए, रूस से 8,500, भारत से 6,200, नाइजीरिया से 3,400 और चीन से 2,800 करोड़पति यूएई में आ चुके हैं। और इसके अलग अलग देशों के अपने कारण हैं। भारत और चीन के कई क्रिप्टो अरबपति स्थानीय रेगुलेशन से परेशान हैं, इसलिए वो यूएई में आकर बसे हैं। दुबई का फाइनेंशियल सेंटर फैमिली ऑफिसेस को बेहद शानदार मेजबानी दे रहा है। डीआईएफसी में करीब 120 फैमिली ऑफिस और $12 बिलियन की संपत्ति संभालने का 120 फैमिली ऑफिस है जो $12 बिलियन की संपत्ति संभालते हैं, और ये फैमिली ऑफिस हर साल 33% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रेड एलियो और नसीब सवारिस का जिक्र, जिनका शुरुआत में हमने जिक्र किया था, उन्होंने अब अपने फैमिली ऑफिसेस को यूएई में शिफ्ट कर लिया है। इथेरियम के को-फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन भी क्रिप्टो में रेगुलेशन के कारण दुबई में आ गए हैं। बिनांस के सीईओ ने दुबई में संपत्ति खरीदी है और क्रिप्टो को पारंपरिक फिनांस से जोड़ने का यहाँ प्लेटफॉर्म भी बनाया है। भारतीय उद्योगपतियों के फैमिली ऑफिसेस तो दुबई में पहले ही से चल रहे हैं और कई नए उद्योगपति दुबई जा रहे हैं। यूएई ने पारंपरिक फाइनेंशियल सेंटर और एक नए किस्म के टैक्स रेगुलेशन सिस्टम के बीच एक बेहतर तालमेल बनाया, और इसलिए सिंगापुर और स्विट्जरलैंड और यूके जैसे देशों की तुलना में यूएई का पूरा टैक्स ढांचा ज़्यादा सरल साबित हुआ। यूके में 45% इनकम टैक्स है, यूएई में 0% है। इसका सीधा असर हमें उन पुराने केंद्रों पर दिखाई दे रहा है जहां पहले पूंजी का संकेंद्रण था या जहां से कारोबार होता था। GFSI की रैंकिंग, हेनरी ग्लोबल की रिपोर्ट, DXB इंटरैक्ट की रिपोर्ट ये बताती है, और ये आंकड़े ध्यान से देखिए कि लंदन जो GFSI रैंकिंग में नंबर 2 पर है, उसने 2024 में करीब $7 बिलियन की कैपिटल गंवा दी। हेज फंड और फैमिली ऑफिसेस अमीरात आ गए। यूके के 40% फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स अब दुबई में काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क अभी भी पहले नंबर पर है, लेकिन फिनटेक में इसकी ग्रोथ केवल 3.2% रह गई है, जबकि दुबई की ग्रोथ 6.5% थी। हांगकांग में चीन की नीतियों के चलते 2024 में करीब 4200 करोड़पति बाहर गए, क्योंकि कई तरीके की आज़ादी के सवाल थे। आप पूछेंगे कि टैक्स रियायतें तो टैक्स हेवन में भी हैं। वित्तीय कारोबारों का बड़ा गढ़ सिंगापुर भी है। अमीरात को दुनिया भर की पूंजी क्या केवल इसी वजह से मिल रही है, और अगर या कुछ और भी है जो अमीरात को या दुबई को दुनिया से अलग करता है? दरअसल असली मुद्दा और असली बदलाव यही है। अमीरात और ख़ासतौर पर दुबई भविष्य का वित्तीय केंद्र बन रहा है। जिस सप्ताह ट्रंप टैरिफ की चिट्ठियां बांट रहे थे, उसी सप्ताह एमिरेट्स एयरलाइंस ने क्रिप्टो में टिकट का भुगतान लेना शुरू कर दिया। अमीरात और दुबई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो सेंटर बन गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अब जिन कानूनों को ला रहे हैं, जैसे कि जीनियस एक्ट पास हुआ है, उस तरीके के नियामक दुबई में पहले से मौजूद हैं। यूरोप जिस तरीके के नियामकों को बनाने की कोशिश कर रहा है, दुबई ने उसकी शुरुआत 2020 में कर दी थी। क्वाइन टेलीग्राफ, राइटर्स और खलीज मैग की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें दुबई के क्रिप्टो नियामकों के आंकड़े मिलते हैं और जो बताते हैं कि चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं इस परंपरावादी देश में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर।
नियामक संस्थाओं के मामले में दुबई दरअसल ग्लोबल मॉडल हो गया है। देखिए ये कौन सी नियामक संस्थाएं काम कर रही हैं। पहली बारह और SCA है जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नियम और जांच करती है और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रजिस्ट्रेशन देती है। अबू धाबी में जो AGDM FSRA है वो क्रिप्टो लाइसेंस देती है, जबकि DIFC और DFS से क्रिप्टो के लिए नए सख्त नियम बनाती है। ये 3 प्रमुख नियामक संस्थाएं हैं जो पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात्स में डिजिटल करेंसी को और क्रिप्टो करेंसी को का नियमन कर रही हैं। रास अल खैमा डिजिटल ओएसिस एक खास जोन है जहां मेटावर्स और Web3 के प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से लाइसेंस मिल जाते हैं। DMCC के फ्री क्रिप्टो जोन में 650 से ज़्यादा, आश्चर्य की बात है कि दुनिया की किसी देश में इतनी कंपनियां नहीं। DMCC के फ्री क्रिप्टो जोन में 650 से ज़्यादा ब्लॉकचेन कंपनियां काम कर रही हैं। उन्हें ऑफिस खोलने में कानूनी मदद दी जाती है, कर्ज की सुविधा मिलती है। इसलिए दुबई में लगातार क्रिप्टो कंपनियाँ आती जा रही हैं। इसके अलावा बिटऑयसिस और रेन ये रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जो दुबई में चल रहे हैं। यहाँ सुरक्षित कस्टडी है, कई मुद्राओं को सपोर्ट किया जाता है। दुबई का वर्चुअल एसेट लॉ और ब्लॉकचेन रणनीति का लक्ष्य है कि आधे से ज़्यादा सरकारी कामों को UAE में ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इससे नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा डिजिटल दिरहम लॉन्च किया गया है जो सीमा पार भुगतान को आसान बनाता है। इसीलिए चूँकि क्रिप्टो पर कोई टैक्स नहीं है, दुबई में क्रिप्टो कमाई पर कैपिटल गेंस टैक्स या इनकम टैक्स भी नहीं लगता। इसीलिए इथेरियम, बिनांस, कार्केन के क्रिप्टो धनवान यहाँ आ रहे हैं। आंकड़ा देखिए 2025 में UAE को करीब 254.3 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो रेवेन्यू मिला। यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं है। अमेरिका में करीब 12% का टैक्स देना पड़ता है। क्रिप्टो को एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में ले जाने की छूट है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुनिया के कई देशों में इस पर टैक्स लगता है, जबकि दुबई ने इसे टैक्स फ्री कर रखा है। रियल एस्टेट में क्रिप्टो का इस्तेमाल शुरू हो गया है, इसलिए दुबई का महंगा रियल एस्टेट बाजार क्रिप्टो से जुड़ रहा है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने और Crypto.com ने क्रिप्टो से ज़मीन खरीदने की छूट दी है। यहाँ तक कि यहाँ डिजिटल रियल एस्टेट संपत्तियों को डिजिटल टोकन में भी बदला जा सकता है और ब्लॉकचेन से उनकी जांच भी की जा सकती है। पेप्कोमिंट 2000 दिरहम से भी क्रिप्टो संपत्ति खरीदने की सुविधा दी है। डैन्यूब ग्रुप की खबर है कि उसके 32% लग्जरी खरीदार भारतीय क्रिप्टो निवेशक हैं जो करीब 7 से 10% के मुनाफे के लिए यहाँ आते हैं। बिनांस के CEO चांगपेंग झाओ के बारे में आपको बता चुके हैं कि उन्होंने क्रिप्टो से दुबई में महंगी संपत्ति खरीदी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो आखिरी बात की, रियल एस्टेट का टोकेनाइजेशन दुबई में तेज़ी से बढ़ रहा है। 2033 तक करीब $16 बिलियन का बाजार रियल एस्टेट के टोकन्स का बनेगा। इसके अलावा बड़े क्रिप्टो आयोजन दुबई में होते हैं जिसमें जो क्रिप्टो निवेश कंपनियों को लेकर आते हैं। टोकन 249 दुबई और दुबई 2026 में 160 देशों के लोग आए थे। यहाँ एक ब्लॉकचेन वर्ल्ड समिट होता है। क्रिप्टो एक्सपो दुबई अभी ख़त्म हुआ है, बीते महीने में भी, जहाँ 15,000 से ज़्यादा लोग आए थे। तो जो क्रिप्टो की तकनीक के सारे की एलिमेंट्स हैं वो दुबई के ने अपने यहाँ और अमीरात ने अपने यहाँ होस्ट किए हैं। और इसलिए जो Web3 और DeFi के ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अमीरात निवेश का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है। इन सभी कोशिशों ने अमीरात को डिजिटल मनी की कैपिटल या राजधानी बना दिया है। अभी आंकड़े देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि UAE शायद दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां करीब 25.3%, एक चौथाई लोग क्रिप्टो करेंसी में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में हमेशा हर महीने करीब 1,86,000 क्रिप्टो सर्च होते हैं और 2024 में क्रिप्टो अपनाने की दर करीब 210% बढ़ी है। बिनांस ने यहाँ 2024 में पिछले साल $30 बिलियन का निवेश किया है। स्टेबल कॉइन रिपल ने UAE में अपना एक मुख्यालय बनाया है। इमेरेट्स और Crypto.com ने बीते माह एक बड़ा समझौता किया था जिसमें हमने आपको बताया कि इमेरेट्स की उड़ानों में और ड्यूटी फ्री खरीदारी में क्रिप्टो का भुगतान हो सकेगा। ये करीब $3 ट्रिलियन का जो क्रिप्टो मार्केट है वो आपस में अब एविएशन से जुड़ेगा और विदेशी लेन देन का खर्च कम करेगा। अबू धाबी के करीब $1.49 ट्रिलियन के सॉवरेन वेल्थ फंड भी अब ब्लॉकचेन ढांचे में निवेश कर रहे हैं।
अबू धाबी के फिनांस सेंटर में रियल एस्टेट, सोना और सुकूक का मतलब होता है शरीयत के नियमों के आधार पर जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन्हें डिजिटल टोकन में बदलने का परीक्षण हो रहा है। वारा जो कि रेगुलेटर है वो ऐसी संपत्तियों को कवर कर रहा है जिनको टोकन में बदला जा सकता है। करीब करीब $150 बिलियन का एक डिफाई प्लेटफॉर्म भी बना है जहां पर सोना, तेल और कॉर्पोरेट फाइनेंस का डिजिटल लेन देन होता है। यही ग्लोबल निवेशकों की इच्छा है, ये वही चाहते हैं जो आज हमें यूएई में होता दिख रहा है। यूएई का सेंट्रल बैंक दिरहम से जुड़ा स्टेबल कॉइन ला चुका है, जबकि अमेरिका में स्टेबल कॉइन की बात अब हो रही है। तो क्रिप्टो अब दुबई की नई संस्कृति का हिस्सा है। 2022 में डिजिटल ईदिया ट्रेंड हुआ। ईद पर क्रिप्टो के डाउनलोड बढ़े और 42% बढ़े और डिजिटल गिफ्ट दिए गए। सबसे दिलचस्प बात जो आपको जानकर आश्चर्य होगा यूएई के बारे में, यूएई की 60% आबादी 30 साल से कम है और यह माना जा रहा है कि 2025 से अंत तक यहाँ करीब 40%, 39 से 40% लोग क्रिप्टो अपनाने जा रहे हैं। तो हम अब आ गए हैं अर्थम इंडेक्स पर। चूंकि भारत के साथ अमीरात के करीबी रिश्ते हैं, भारत का एफटीए है, भारत का निवेश डेस्टिनेशन है, भारत के लोग रोजगार के लिए वहाँ जा रहे हैं, भारत के बगल का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अगले 10 सालों में अमीरात की परिस्थिति या दुबई की परिस्थिति क्या दिखती है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में जब बड़े बदलाव हो रहे हैं, दुनिया के पुराने आर्थिक केंद्र ढह रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा आंकड़ों की रोशनी में भविष्य का अमीरात कैसा दिखता है। पहला विकल्प दिखता है जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी। कम से कम क्रिप्टो के मामले में तो अमीरात या दुबई ईस्ट का वॉल स्ट्रीट या पूर्व का वॉल स्ट्रीट बन सकता है। यूएई दुनिया का एक बड़ा वित्तीय केंद्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, फैमिली ऑफिसर्स 2030 तक यहाँ $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की संपत्ति संभाल रहे होंगे। क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों के कारण यहाँ पर एक क्लियरिंग सेंटर बन सकता है। वैसे भी दुबई से बड़े ट्रेड हो रहे हैं। माना जा रहा है कि पूरी दुनिया के लिए जो काम लंदन ने किया यूरोप से, जिस तरह से पुरानी अर्थव्यवस्था में जो कि प्री डिजिटल एरा की अर्थव्यवस्था थी डिजिटल करेंसी की अर्थव्यवस्था नहीं थी, वैसा ही काम दुबई में हो सकता है जहां क्रिप्टो की क्लियरिंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यूएई न्यूयॉर्क और लंदन को पीछे छोड़ देगा और इसे दुनिया के 5 शीर्ष वित्तीय केंद्रों में जगह मिलेगी। अभी 12वां नंबर है, जैसा हमने आपको बताया था। दूसरी परिस्थिति बनती है, अगर इतना आक्रामक या एग्रेसिव बदलाव नहीं हुआ तो मध्यम स्थिति पर आते हैं। दूसरा विकल्प जो हमें दिखता है, मध्यम स्थिति में यूएई कुछ खास क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगा। क्रिप्टो करेंसी, लग्जरी, रियल एस्टेट और मिडिल ईस्ट की अपनी एसेट्स को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया जाएगा। वैश्विक कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आएंगी इस एरिया में, इस पर थोड़ा सा संदेह है। पुरानी अर्थव्यवस्था में ये काम न्यूयॉर्क और लंदन में ज़्यादा बेहतर से होगा। यूएई एक मजबूत लेकिन एक सीमित खिलाड़ी हो सकता है जो केवल क्रिप्टो और नई अर्थव्यवस्था पर केंद्रित हो। तीसरी परिस्थिति पर भी ध्यान देते हैं। ये थोड़ी जोखिम भरी स्थिति है। कुछ बड़े जोखिम हैं जो यूएई की प्रगति को भविष्य में रोक सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी, जिसका खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि मध्य पूर्व पश्चिम एशिया हमेशा टकराव के जोन में रहता है और हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच बड़ा टकराव है और उसका असर हमने कतर तक आते हुए देखा था। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई टकराव या कोई भौगोलिक चुनौती, युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है तो यहाँ पश्चिमी देशों का पैसा आने से हिचकेगा। क्षेत्रीय स्थिरता इसे प्रभावित करेगी। ओईसीडी जैसे संगठन टैक्स हेवन देशों पर दबाव डाल सकते हैं और या फिर यूरोप और अमेरिका, खासतौर पर यूरोप के देश अपने यहाँ से पूंजी का पलायन रोकने के लिए, जो कि सीधे सीधे अमीरात जा रही, उसे रोकने के लिए अपने टैक्स रेट कम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यूएई के आने वाले समय में लाभ कम हो सकते हैं। अर्थ में आज इतना ही। भारत के बगल की इस उभरती हुई अर्थव्यवस्था में जहां भारत के भी बड़े स्टेक्स हैं, निवेश हैं, हम इसके भीतर रह चलकर आपको ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से नई अर्थव्यवस्थाएं इस तमाम खबरों के शोर के बीच विकसित हो रही हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अर्थम में आज इतना ही।